In this session, I'm going to tell you how can you remember vocabulary in an easy way. So let us proceed. तो पहले तो हम यही जान लेते हैं कि vocabulary word मतलब क्या होता है, ठीक है? तो vocabulary word जो है ना, ये ओरिजिनेट हुआ है लैटिन वर्ड vocabulum से, जिसका मतलब होता है वर्ड या फिर नेम, ठीक है? तो vocabulary किसे कहते हैं? vocabulary मतलब होता है शब्दों का संग्रह जो हम यूज करते हैं अपनी बात को कन्वे करने के लिए, ठीक है? तो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स या फिर phrases used to convey our thoughts, ठीक है? शब्दावली या फिर शब्दों का संग्रह, इसे कहते हैं हम वोकैबुलरी। संग्रह, ठीक है? अब बढ़ते हैं आगे। वोकैबुलरी समझ गए होंगे आप क्या होती है। वेज ऑफ लर्निंग वोकैबुलरी, तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं वोकैबुलरी को याद करने के। तो पहला होता है रूट प्रीफिक्स सफिक्स मेथड, दूसरा निमोनिक्स मेथड, तीसरा एटिमोलॉजी मेथड। तो 3 तरीके होते हैं वोकैबुलरी को याद करने के। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो कोई भी वर्ड जो होता है ना इंग्लिश में, वो 3 चीजों से मिलकर बनता है। पहला रूट, और रूट वर्ड से जो पहले आए उसे कहते हैं प्रीफिक्स, और जो रूट वर्ड के बाद आए उसे कहते हैं सफिक्स, ठीक है? तो रूट प्रीफिक्स सफिक्स मेथड में हम वर्ड को ब्रेक करके पढ़ते हैं, देखते हैं कि उसका प्रीफिक्स क्या है, रूट क्या है, सफिक्स क्या है, तब उसे याद करते हैं। तो एक तो तरीका ये हो गया वोकैबुलरी को याद करने का। दूसरा तरीका निमोनिक्स मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, हम किसी भी वर्ड को रिलेट करते हैं किसी सिचुएशन से या किसी पैटर्न से या किसी भी चीज से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम रीजनिंग में लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे जी है, तो जी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 7। तो हमने इसे कैसे याद कर लिया कि इसमें एज ए 7 बन रहा है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई 7। तो ये हो गया निमोनिक मेथड। निमोनिक्स वर्ड है ना ये, निमोनिक इसका मतलब होता है मेमोरी। तो मेमोराइज करने के लिए जो हम टेक्निक यूज कर लेते हैं उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता, बस हम ऐसे किसी सिचुएशन या पैटर्न से रिलेट कर लेते हैं, तो उसे कहते हैं निमोनिक्स मेथड। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड भी लिख के बता देती हूँ, जैसे पार्सिमोनियस। तो हमने इसको इस तरह से रिलेट कर लिया, जैसे पर्स से हमने पर्स मान लिया पर्स, मनी से हमने मनी मान लिया पैसा। तो हमने ऐसे मान लिया इसको कि पर्स में मनी तो है पर यूज नहीं करेंगे, तो उसे कहते हैं कंजूस, मतलब पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस कंजूस व्यक्ति को कहते हैं। तो हमने इसे रिलेट कर लिया कि पर्स में पैसे तो हैं लेकिन यूज नहीं करेगा वो बंदा, तो वो हुआ कंजूस पार्सिमोनियस। तो ये होती है निमोनिक्स मेथड। इसका सिनोनिम माइजर भी होता है, जो कंजूस होता है बहुत, उसे पार्सिमोनियस कहते हैं, ठीक है? तीसरा एटिमोलॉजी मेथड। एटिमोलॉजी मतलब ये होता है ओरिजिन या फिर इवोल्यूशन, मतलब वर्ड की उत्पत्ति कहाँ से हुई, वर्ड ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, कहाँ से वो इवोल्व हुआ, ये होता है एटिमोलॉजी मेथड। तो रूट प्रीफिक्स सफिक्स मेथड और एटिमोलॉजी मेथड जो होते हैं ना, थोड़े टाइम कंज्यूमिंग होते हैं लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत होते हैं। एटिमोलॉजी मेथड तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है कि वर्ड कहाँ से आया ये जानना बहुत गहराई से, और इसमें समय भी बहुत लगता है क्योंकि आप खो जाते हैं उसमें। वैसे लोग जो है ना ज़्यादातर निमोनिक्स का यूज़ करते हैं, निमोनिक टेक्निक, कि वो किसी चीज़ से रिलेट कर लेते हैं फिर वर्ड को याद कर लेते हैं, मेमोराइज कर लेते हैं, ठीक है? लेकिन इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता, लेकिन इसके पीछे स्टोरीज होती है, लॉजिक होता है, वो इंटरेस्टिंग होता है। तो ये आपकी चॉइस है कि आप कौन से मेथड को यूज़ करते हैं याद करने के लिए, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है? देख लेना किससे याद करना है। मतलब तो समझ ही गए होंगे ना। अब टिप्स क्या हो सकती हैं वोकैबुलरी को एनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। तो पहला टिप है
रीड एटलीस्ट फॉर एन आवर। हैबिट बना लो कि 1 घंटा तो पढ़ना है ही हर दिन। यदि आपने कभी रीडिंग नहीं करी है, मतलब रीडिंग की हैबिट में नहीं है, तो स्टार्ट करो कम से कम 20 मिनट से। हर दिन 20 मिनट कुछ भी पढ़ो। कोई न्यूज़पेपर ले लो, टेलीग्राम पे बहुत अवेलेबल है, या फिर ऑनलाइन ही कोई पैसेज खोल लो, मतलब न्यूज़ डाल दो, कोई भी स्पोर्ट्स न्यूज़, उसे इंग्लिश में पढ़ो, ठीक है। तो आप मतलब जो आपका इंटरेस्ट है ना, किसी को स्पोर्ट्स में होता है, किसी को पॉलिटिक्स में, कोई भी पैसेज ले लो और उसे रोज पढ़ो, और उसे बोल बोल कर पढ़ो तेज, मतलब बाहर आवाज आनी चाहिए। तो ऐसा 1 महीने तक कीजिए, तो आपको जरूर चेंज दिखेगा अपनी वोकेबलरी में। तो इस हैबिट को इनकलकेट कर लो अपने अंदर। रीड करना एटलीस्ट फॉर एन आवर एवरी डे, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, स्पेंड टाइम विद द वर्ड्स, लर्न हाउ टू यूज अ वर्ड करेक्टली। जिस तरह से हम अपने दोस्त के साथ समय बिताते हैं उसको जानने के लिए, उसी तरह आपको वर्ड्स के साथ समय बिताना है, यदि वर्ड्स को जानना है कि उनका करेक्ट यूसेज किस तरह है, ठीक है। तीसरा तरीका, तीसरा मतलब टिप क्या हो सकता है, डू अ लॉट ऑफ वोकैबुलरी एक्सरसाइज। तो ये तो बेहद इंपॉर्टेंट है, वोकैबुलरी एक्सरसाइज तो करनी ही करनी है, क्योंकि एसएससी में तो स्पीड ही चाहिए, और स्पीड कहाँ से आएगी जब प्रैक्टिस करेंगे। तो इसे तो आज ही से हैबिट बना लो कि अपनी वोकैबुलरी एक्सरसाइज करनी ही करनी है। चाहे 10 क्वेश्चन लगाओ एक दिन में, चलेगा, लेकिन लगाने हैं। टेलीग्राम पे भी बहुत सारी क्विजेज होती है इंग्लिश की, उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, या कोई ऐप से कर सकते हैं। तो ये 3 टिप्स हुई, एक तो रीड करना एटलीस्ट एन आवर, 1 घंटा, और स्पेंड करना टाइम विद द वर्ड्स, और तीसरा वोकैबुलरी एक्सरसाइज जो बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश, इंग्लिश के जो है ना ये वर्ड, इंग्लिश रूट्स कहाँ से आई हैं, तो ये 3 जगह से आई हैं, मतलब 3 लैंग्वेजेस से आई हैं। जैसे हिंदी की ओरिजिन कहाँ से है, संस्कृत से आई है हिंदी के वर्ड्स। तो उसी तरह इंग्लिश की रूट्स जो है, ये जड़ इंग्लिश वर्ड्स, ये 3 लैंग्वेजेस से आए हैं। पहला लैटिन लैंग्वेज, दूसरा ग्रीक, तीसरा फ्रेंच, ठीक है। तो कोई भी वर्ड जो होता है ना इंग्लिश में, वो 3 चीजों से मिलकर बनता है। पहला तो रूट, और उससे पहले यदि कोई चीज लग जाए उसे कहते हैं प्रीफिक्स, और यदि बाद में कोई वर्ड लग जाए उसे कहते हैं सफिक्स, रूट के बाद में। तो बेसिकली इंग्लिश में वर्ड जो है 3 चीजों से फॉर्म होते हैं मिलकर, और इसमें रूट वर्ड जो है ये 3 लैंग्वेजेस से आई है, लैटिन, ग्रीक और फ्रेंच, ठीक है। तो वर्ड जो है खाली रूट से भी मिलके बन सकता है, मतलब कोई वर्ड ऐसा भी हो सकता है कि उसमें केवल रूट ही है, ना प्रीफिक्स है ना सफिक्स है। और इस तरह भी हो सकता है कि उसमें प्रीफिक्स है प्लस रूट है लेकिन सफिक्स नहीं। और इस तरह भी हो सकता है कि इसमें रूट है और प्लस सफिक्स है लेकिन प्रीफिक्स नहीं। एग्जाम्पल देखते हैं, ऐसे जैसे स्क्रिप्ट हो गया, तो ये जो वर्ड है ना ये केवल रूट है, इसमें ना प्रीफिक्स है ना इसमें सफिक्स है। स्क्रिप्ट मतलब क्या होता है, जैसे कोई प्ले हो गया या कोई मूवी हो गया, उसका रिटन फॉर्म में जो स्टोरी है, मतलब वो रिटन फॉर्म होना किसी प्ले या मूवी की। स्क्रिप्ट मतलब हैंड राइटिंग टाइप या राइटिंग, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रीफिक्स प्लस रूट, जैसे प्रोएक्टिव। तो एक्टिव जो है ना वर्ड, ये तो रूट हो गया, जिसका मतलब ये होता है बहुत ही अलर्ट होना, एक्टिव होना। अब प्रो जो है ना, प्रो ये हो गया प्रीफिक्स। तो इस वर्ड में केवल प्रीफिक्स है और रूट है, सफिक्स नहीं। अब हम देखते हैं रूट प्लस सफिक्स, जैसे ऑटोमेटिक। तो ये जो वर्ड है ऑटोमेटिक, इसमें केवल मैटिक जो है ये सफिक्स हो गया, और ऑटो जो है ना, ऑटो ये रूट हो गया, जिसका मतलब होता है सेल्फ। जैसे बायो में आपने पढ़ा होगा ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, मतलब प्लांट्स, ठीक है। तो अब रीकैप कर लेते हैं क्या मैंने बताया। इंग्लिश में जो है रूट, इंग्लिश के जो रूट्स आए हैं वर्ड के, वो 3 लैंग्वेजेस से आए हैं बेसिकली। पहला लैटिन, दूसरा ग्रीक, तीसरा फ्रेंच। और इंग्लिश के जो वर्ड होते हैं फॉर्म होते हैं 3 तरीकों से, या तो रूट से, या प्रीफिक्स प्लस रूट, या रूट प्लस सफिक्स। समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रीफिक्स जो है वो
उसका फायदा क्या है, वो किस चीज में मदद करता है। तो प्रीफिक्स जो है दो चीज बताने में मदद करता है वर्ड की, एक तो पोजीशन, दूसरा कोनोटेशन। पोजीशन मतलब तो हो गया लेफ्ट, राइट, अप, डाउन। मतलब वर्ड की पोजीशन क्या है, वो लेफ्ट है, राइट है, अप है या डाउन है। कोनोटेशन, कोनोटेशन मतलब ये होता है कि वर्ड का इंटेंशन क्या है, वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो प्रीफिक्स से हमें दो चीजें पता चलती हैं, पोजीशन और कोनोटेशन। अब एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपवर्ड, तो इसमें अप जो है ये है प्रीफिक्स, तो इसने क्या बताई, पोजीशन बताई, मतलब ऊपर की तरफ। ठीक है, अब कोनोटेशन देखते हैं। जैसे कोई वर्ड हमने ले लिया, क्या लें, सपोज अनप्लीजेंट ले लिया, अनप्लीजेंट। तो अनप्लीजेंट ये कैसा वर्ड है, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि इसमें अन आ गया। यदि ये केवल प्लीजेंट होता तो ये तो पॉजिटिव वर्ड था, लेकिन इसमें प्रीफिक्स अन लग गया तो ये अनप्लीजेंट हो गया, तो ये हो गया नेगेटिव वर्ड। तो प्रीफिक्स हमें दो चीजें बताते हैं, पहला पोजीशन, पहला पोजीशन, दूसरा कोनोटेशन। अब हम देखते हैं सफिक्स। सफिक्स वर्ड में क्या मदद करता है बताने में। तो सफिक्स जो है, सफिक्स ग्रामर बताने में मदद करता है वर्ड की, कि वर्ड जो है वो नाउन है या एडजेक्टिव है या वर्ब है या एडवर्ब है। ठीक है, मतलब कोई वर्ड हमें दे दिया तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये क्या है, नाउन है या एडजेक्टिव है या वर्ब है या एडवर्ब है, तो ये हमें उसका सफिक्स देख के पता चलेगा। ठीक है, अब आगे हम सफिक्स की पूरी लिस्ट देखेंगे, इससे हमें मदद क्या मिलती है। जैसे हमें कोई वोकैबुलरी क्वेश्चन आ गया और हमें नहीं पता कि उसका आंसर क्या जाएगा, तो पता है यदि कोई वर्ड जो है ना नाउन है तो उसका आंसर नाउन ही जाता है। जैसे सिनोनिम दे दिया कोई, वो नाउन है लेकिन उसका आंसर जो है नाउन ही जाता है। और यदि कोई वर्ड एडजेक्टिव है तो उसका आंसर एडजेक्टिव ही जाता है। और यदि कोई वर्ड वर्ब है तो उसका आंसर वर्ब ही जाता है। और यदि कोई वर्ड एडवर्ब है तो उसका आंसर एडवर्ब ही जाता है। तो सफिक्स हमें मदद करता है वर्ड को गैस करने में। सपोज चार ऑप्शन आए और क्वेश्चन जो पूछा है वो नाउन की फॉर्म है में है, और चार ऑप्शन उन्होंने सपोज दे दिए, तो उसमें से मान लिया कि नाउन जो है वो एक ही दिया और बाकी कुछ भी दे दे, सपोज वर्ब दे दिया या एडवर्ब दे दिया या एडजेक्टिव दे दिया, तो आंसर जो है, क्वेश्चन जब नाउन की फॉर्म में पूछा तो आंसर भी नाउन ही होगा। तो ये हमें ये पता लगाने में मदद करता है सफिक्स। तो सफिक्स की एक लिस्ट होगी, उसे बस ऐसे ही पढ़ लेना है, रट्टा नहीं लगाना है कि एकदम रटने बैठ गए, बस अपनी नजरों से एक दो बार निकाल लीजिए, वो याद हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे प्रीफिक्स से हमें क्या मदद मिलती है और सफिक्स से हमें क्या मदद मिलती है। प्रीफिक्स हमें मदद करता है पोजीशन और कोनोटेशन बताने में वर्ड की, और सफिक्स मदद करता है वर्ड की ग्रामर बताने में कि दिया हुआ वर्ड जो है वो क्या है, नाउन है या एडजेक्टिव है या वर्ब है या एडवर्ब है। नेक्स्ट, ये होगी सफिक्स लिस्ट। ठीक है, तो नाउन की सफिक्स लिस्ट क्या है। यदि किसी वर्ड के लास्ट में आयोन आ रहा है या नेस आ रहा है या आई वाई आ रहा है या ट्यूड आ रहा है या इज्म आ रहा है या एज्म आ रहा है या एज या टी एच या आई जी एस टी या एम ए एन टी या हुड या शिप या आइस या फोबिया या चर, तो वो वर्ड हमेशा ही नाउन होगा। अब इनका एग्जाम्पल देखते हैं, ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी आपको। जैसे नेशन, तो ये वर्ड क्या हुआ, ये नाउन हुआ। क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में आई ओ एन सफिक्स है। ऐसे हैप्पीनेस, तो ये वर्ड क्या है, नाउन है। क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में सफिक्स नाउन सफिक्स है। ठीक है, अब लेते हैं दूसरा वर्ड इंटीग्रिटी, तो ये वर्ड क्या है, नाउन, क्योंकि सफिक्स नाउन है। एटीट्यूड, ये वर्ड भी नाउन हुआ। क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में ये नाउन सफिक्स है, टी यू डी ई। ऐसे ही आइडियलिज्म, तो ये वर्ड भी नाउन हुआ क्योंकि इसके लास्ट में इज्म है जो कि एक नाउन सफिक्स है। ऐसे एंथुजियाज्म, तो ये वर्ड भी नाउन हुआ क्योंकि इसका सफिक्स नाउन है। ऐसे ही परसेंटेज, ये वर्ड जो है क्या हुआ, नाउन हुआ क्योंकि इसके सफिक्स जो है वो नाउन है। ऐसे ही टी एच से देखते हैं, सपोज फेथ,
तो ये वर्ड नाउन हुआ क्योंकि इसका सफिक्स th है जो कि एक नाउन सफिक्स है। ऐसे ही IGST से देखते हैं इसे फाइट, तो ये वर्ड। और हाँ, ये जो मैंने ग्रीन से मार्क कर रखे है ना, इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम केसेस में तो नाउन होंगे, लेकिन ये वर्ब भी बन सकते हैं। जैसे ये जो है मैंने फाइट लिखा, ये वर्ब बन गया, ये वर्ब है, ये नाउन नहीं है, ठीक है। और यदि मैं लिखती साइट, तो ये नाउन बन गया, जैसे आई साइट होती है। तो ये प्रैक्टिस से आएगा। कोई कोई वर्ड के लास्ट में जो सफिक्स होता है वो नाउन का भी काम कर जाता है, वो वर्ब का भी, तो ये देखना होगा, प्रैक्टिस से आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये ग्रीन से मार्क किया है। अब देखते हैं मेंट, जैसे एलिमेंट, तो इसका सफिक्स नाउन है, तो इसलिए ये भी नाउन वर्ड हुआ। तो आप अब पहचान लेंगे कि जैसे कोई वर्ड दिया जाए तो ये नाउन है या नहीं है, तो आप पहचान जाएंगे इजीली केवल नाउन सफिक्स को देखकर, ठीक है। अब हम वर्ब सफिक्स देखते हैं। वर्ब सफिक्स FY, ISE या BLE, डॉट, वर्ड, CH, ECT, कोई भी वर्ड जिनके लास्ट में ये सब आए सफिक्स, तो वो हमेशा ही वर्ब होंगे, ठीक है। और ये जो मैंने ग्रीन से मार्क किए हैं, ये मैक्सिमम केसेस में तो वर्ब होंगे, बाकी वो नाउन वगैरह या कुछ और भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं वन बाय वन। पहला देखते हैं FY से, जैसे मैग्नीफाई, तो इसके लास्ट में FY आ रहा है, इसलिए ये वर्ब है। मैग्नीफाई मतलब ये होता है किसी को एनलार्ज करना, बड़ा करना, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं बड़ा करने के लिए, देखते हैं ISE, जैसे प्रैक्टिस, तो ये जो है ना, ये नाउन है। और हाँ, हमने आगे के तो इसमें भूल ही गए देखना, बस हमने यहीं तक देखा था, अब इन्हें देखते हैं। हुड, जैसे ब्रदरहुड, तो इसका सफिक्स हुड है, तो ये नाउन हुआ ब्रदरहुड। ऐसे ही फ्रेंडशिप, ये वर्ड क्या है, ये वर्ड नाउन है क्योंकि इसके लास्ट में सफिक्स नाउन है। ऐसे ICE से, जैसे प्रैक्टिस, तो ये वाला प्रैक्टिस जो है ये नाउन है क्योंकि इसका सफिक्स ICE है। ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, कभी कभी आ जाता है, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है कि ये प्रैक्टिस वर्ब है या नाउन है, ठीक है, तो इन्हें याद कर लेना। जो ICE है ये नाउन होता है, और जो ISE है ये वर्ब होता है, ठीक है। फोबिया, तो किसी भी वर्ड के लास्ट में यदि फोबिया आए तो वो नाउन होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोफोबिया, जिसे पानी से डर लगता हो, हाइड्रोफोबिया, तो ये वर्ड क्या हुआ, नाउन, क्योंकि इसका सफिक्स नाउन है। चर, जैसे पिक्चर, ये भी एक नाउन हुआ क्योंकि इसका सफिक्स ये है TURE, जो कि नाउन सफिक्स होता है। तो हमने अब इसके सारे एग्जाम्पल्स देख लिए हैं, आप समझ गए होंगे कि नाउन सफिक्स क्या है। जिसके लास्ट में ये सब आए वो हमेशा वर्ड नाउन होगा, ठीक है। अब वर्ब देखते हैं, वर्ब सफिक्स। FY से हमने देख लिया था मैग्नीफाई, ISE से प्रैक्टिस देख लिया था, BLE से सपोज ये टम्बल, टम्बल तो ये क्या है, वर्ड वर्ब हुआ, क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में सफिक्स BLE है। टम्बल मतलब ये होता है जैसे लुढ़क जाना, फॉल्टर कर जाना, लड़खड़ा जाना चलते चलते, टम्बल, ठीक। तो ये एक वर्ब हुआ। वर्ड, टोट से देखते हैं पहले, डिस्टोर्ट, जैसे डिस्टोर्ट, तो डिस्टोर्ट वर्ड क्या हुआ, वर्ब, क्योंकि इसका सफिक्स वर्ब है। ऐसे ही कन्वर्ट, तो ये वर्ड क्या हुआ, सफिक्स वो वर्ब हुआ क्योंकि इसका सफिक्स वर्ड है जो कि एक वर्ब सफिक्स है। ऐसे ही CH, टच, तो ये वर्ड क्या हुआ, वर्ब, क्योंकि CH आ रहा है जो कि एक वर्ब सफिक्स है मोस्टली केसेस में, ठीक है, इसलिए इन्हें ग्रीन से मार्क किया है। बाकी ये नाउन भी हो सकता है या और कुछ, ठीक है।
ECT से देखते हैं, जैसे प्रोटेक्ट, तो ये क्या हुआ, ये वर्ब है क्योंकि इसका सफिक्स ECT है। तो मैंने इसके सारे एग्जांपल्स बता दिए, आप समझ गए होंगे कि अब मतलब आपको यदि कोई वर्ड दिया जाए तो आप शायद पहचान जाएंगे कि ये नाउन है या वर्ब है, ठीक है। अब हम एडजेक्टिव देखते हैं। और डिस्टोर्ट था ना ये वर्ड, इसका शायद मैं मीनिंग बताना भूल गई। डिस्टोर्ट मतलब ये होता है किसी चीज को तोड़ मरोड़ देना, गलत तरह से रिप्रेजेंट कर देना, डिस्टोर्ट कर देना। एडजेक्टिव सफिक्स, तो जिन भी वर्ड के लास्ट में ये सब आए, फुल, IBLE, एबल, सम, IVE, ENT, ANT, ARY, IOUS, तो वो हमेशा वर्ड एडजेक्टिव ही होंगे। अब इनके वन बाय वन एग्जाम्पल्स देखते हैं। ऐसे वंडरफुल, तो ये वर्ड क्या हुआ, ऑफ कोर्स एडजेक्टिव, क्योंकि सफिक्स फुल है जो कि एक एडजेक्टिव सफिक्स है। ऐसे ही अब देखते हैं इससे IBLE, जैसे एलिजिबल, योग्य होना, ठीक है, तो इसका सफिक्स IBLE है, तो ये एक एडजेक्टिव हुआ। ऐसे ही डुएबल, तो इसका सफिक्स क्या है, ABLE। डुएबल मतलब जो करने योग्य हो, डुएबल हो, ठीक। तो ये एक एडजेक्टिव हुआ क्योंकि इसके लास्ट में ABLE आ रहा है, जो कि एक एडजेक्टिव सफिक्स है। ऐसे ही सम से देखते हैं, ऐसे ओसम, तो ये एक एडजेक्टिव हुआ क्योंकि इसका सफिक्स सम है, जो कि एक एडजेक्टिव है, सफिक्स है। ऐसे ही IVE से देखते हैं, जैसे एक्सपेंसिव, तो ये वर्ड क्या हुआ, एडजेक्टिव, क्योंकि इसका सफिक्स ये है IVE, जो कि एक एडजेक्टिव सफिक्स है। अब देखते हैं ENT से, जैसे स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट, ये वर्ड क्या हुआ, ऑफ कोर्स एडजेक्टिव, क्योंकि इसका सफिक्स जो है ये एक एडजेक्टिव सफिक्स है। स्ट्रिंजेंट मतलब ये था बहुत स्ट्रिक्ट होना, बहुत कड़ा नियम होना। ऐसे ही प्लीजेंट, मतलब ENT से देखते हैं, जैसे प्लीजेंट, तो ये एक वर्ड जो है, ये जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है क्योंकि इसका सफिक्स ANT है, ठीक है। ARY से देखते हैं, जैसे एडवाइजरी, एडवाइजरी, तो ये जो वर्ड है क्या हुआ, एडजेक्टिव, क्योंकि इसका सफिक्स ARY है। अब OUS से आते हैं, देखते हैं, जिस भी वर्ड के लास्ट में OUS आ गया वो वर्ड हमेशा ही एडजेक्टिव होगा, जैसे फेमस, ठीक है, तो ये एडजेक्टिव है क्योंकि इसका लास्ट में एडजेक्टिव सफिक्स है। तो आप समझ गए होंगे क्या मैं बताना चाह रही थी। जिन भी वर्ड्स के लास्ट में ये आए तो वो हमेशा वर्ड नाउन होगा, जिन भी वर्ड्स के लास्ट में ये सब आए वो हमेशा वर्ड वर्ब होगा, और जिन भी वर्ड्स के लास्ट में ये सब आए वो हमेशा वर्ड एडजेक्टिव होगा। और इससे हमें मदद मिलती है वर्ड को पता लगाने में, उसकी ग्रामर कि वो क्या है, सफिक्स से। अब नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ब सफिक्स, तो ये वाला बस एक ही रूल है इसका, ये किसी भी वर्ड के लास्ट में पहले तो यदि नाउन प्लस LY है तो वो तो हमेशा वर्ड एडजेक्टिव होगा, लेकिन यदि एडजेक्टिव के साथ LY लग रहा है तो वो वर्ड हमेशा एडवर्ब होगा। इसको याद रख लेना बहुत अच्छी तरह। एग्जाम्पल भी बताती हूँ, इसका एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे हमने ले लिया कोई नाउन माइजर, और ये जो होता है ना माइजर, कंजूस को कहते हैं, इसमें हमने LY लगा लिया, तो अब ये जो है ना वर्ड, ये एडवर्ब नहीं बना। क्यों, क्योंकि ये जो वर्ड है ना इसमें माइजर तो है नाउन, और जब नाउन के साथ LY लगता है, ये जब नाउन के साथ LY लगता है तो वो एडजेक्टिव बनता है हमेशा। इसको गांठ बांध के रख लीजिए, माइजरली, तो माइजरली एडजेक्टिव हुआ जिसका मतलब होता है कंजूस, ठीक है। अब देखते हैं ये, यदि एडजेक्टिव के साथ LY लगी तो वो हमेशा एडवर्ब बनता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे रियली, तो यहाँ पे वर्ड रियल जो है वो एक एडजेक्टिव है, और इसके साथ LY लग गया तो ये एक एडवर्ब बन गया।
तो आप क्या सिंपल वे में आपको ये याद करना है, एडवर्ब जो है ना, कोई भी वर्ड है जिसके साथ एलवाई लग रहा है तो वो 99% केसेस में हमेशा एडवर्ब होता है, जिस भी वर्ड क्लास में एलवाई लग रहा है। लेकिन 1% केस में वो एडजेक्टिव बनता है, वो भी 1% केस में वो वर्ड एडजेक्टिव बनता है यदि नाउन में एलवाई लग रहा हो, जैसे कि यहाँ लग रहा है, और ये बहुत रेयरली होता है। मोस्टली तो जिन भी वर्ड में एलवाई लगता है वो हमेशा एडवर्ब होते हैं। ठीक है, तो ये था रूल। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसे पहले इसको रब कर लेते हैं। अब आपको बताना है सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, क्या होगा। तो फ्रेंजी का सिनोनिम क्या होगा। अब फ्रेंजी जो है ना, पहले हमें ये देखना है कि वर्ड जो है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इस तरह चेक करना है। फिर दूसरी चीज हमें देखनी है उसकी ग्रामर, वो क्या है, मतलब वो नाउन है, वो एडजेक्टिव है, इस तरह से चेक करना है। ठीक, तो पहले ये वर्ड जो है ना ये नेगेटिव है फ्रेंजी, तो इसका आंसर जो है ना वो हमेशा नेगेटिव ही जाएगा। तो सेरेनिटी तो पॉजिटिव है, कामनेस भी पॉजिटिव है, प्लासिडिटी भी पॉजिटिव है, तो ये तीनों तो आंसर हो ही नहीं सकते, ये एलिमिनेट हो गए। तो आंसर क्या बचा, केओस, जो कि एक नेगेटिव वर्ड है। इस तरह से एलिमिनेट करना है, और इसी तरह से हमें सफिक्स से भी मदद मिलती है वर्ड को एलिमिनेट करने में, इसलिए ये सब बताया था। तो हमारा आंसर हो गया केओस। फ्रेंजी मतलब क्या होता है, एकदम पगला जाना, क्रेजी हो जाना, क्रेजी क्रेजी। ठीक है, और केओस मतलब क्या होता है, डिसऑर्डर हो जाना, डिसऑर्डर या कंफ्यूजन क्रिएट हो जाना, डिसऑर्डर एंड कंफ्यूजन, उसे कहते हैं केओस। फ्रेंजी मतलब पगला जाना एकदम, वो एक्साइटमेंट में भी हो सकता है या फिर ऐसे ही। ठीक है, हिस्टीरिया भी कहते हैं इसको, एक सिनोनिम और लिख लेते हैं, हिस्टीरिया, हिस्टीरिया। ठीक है, और इन तीनों का मतलब होता है, इन तीनों वर्ड का मतलब ये होता है बहुत ही शांत होना, एकदम ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल होना, बहुत ही शांत, एकदम पीसफुल होना, पीसफुल। इन तीनों वर्ड का मीनिंग। ठीक है, नेक्स्ट, हैगर्ड, इस वर्ड का क्या होगा सिनोनिम। तो हैगर्ड जो मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है बहुत ज्यादा फटीग महसूस करना, बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करना। क्यों, बिकॉज ऑफ इलनेस और एंजाइटी, मतलब चिंता से या फिर किसी बीमारी से बहुत थका हुआ महसूस करना, एनर्जी जरा सी भी ना होना। तो हैगार्ड के सिनोनिम्स क्या हुए, फटीग महसूस करना, बहुत ही फटीग्ड, worn आउट महसूस करना, ड्रेन्ड, ड्रेन्ड मतलब यही होता है जरा सी भी एनर्जी ना होना, एकदम एग्जॉस्टेड, थका हुआ महसूस करना। इन सब का मतलब यही होता है। तो आंसर क्या होगा, इमैसिएटेड आंसर होगा, इमैसिएटेड। तो इस तरह से हम वर्ड को ब्रेक करके पढ़ते हैं। अब इसमें बताती हूँ कैसे। ई मैसी, ठीक है, तो मैसी मतलब हो गया स्ट्रेंथ, ई मतलब आउट या एक्स, जिसका मतलब आउट, आउट ऑफ। तो आउट ऑफ स्ट्रेंथ, जिसमें जरा सी भी एनर्जी ना बची हो, जरा सी भी स्ट्रेंथ ना बची हो, उसे कहते हैं इमैसिएटेड, एकदम थका हुआ, एकदम पतला दुबला। तो आंसर हुआ इमैसिएटेड। तो ये होता है एटिमोलॉजी वाला मेथड जो मैंने बताया था, इस तरह से ब्रेक करके वर्ड को पढ़ना। ठीक है, इसी तरह रिजेक्टेड देखते हैं, रिजेक्टेड, रिजेक्टेड, इसको भी ब्रेक करके बताती हूँ कैसे। री, री, और जैक्ट। तो जैक्ट का जो है ना रूट वर्ड, ये एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है थ्रो, थ्रो। और री का मतलब एक तो बैक भी होता है या अगेन भी होता है, ये वर्ड में डिपेंड करता है कि किस तरह का कॉन्टेक्स्ट है इसका। ठीक है, री मतलब कई तरह से होता है, तो इसमें तो इसका बैक है मतलब। तो
मतलब रिजेक्टेड मतलब क्या हुआ, किसी चीज को पीछे की ओर फेंक देना, तो मतलब किसी को रिजेक्ट कर देना, नल एंड वॉइड करार देना, किसी चीज को खारिज कर देना, तो ये मीनिंग हुआ रिजेक्टेड का। तो इस तरह से हम एटिमोलॉजी वाले मेथड से ब्रेक करके याद करते हैं, मतलब उसमें हम रूट वर्ड याद कर लेते हैं बस, बाकी उससे हमें आइडिया मिल जाता है। जैसे प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट, तो इसमें भी जेक्ट आ रहा है जिसका मतलब ये होता है थ्रो, तो ये हो गया इसका रूट वर्ड। प्रो मतलब फोर्थ, फोर्थ, फोर्थ मतलब आगे, तो किसी चीज को आगे आकर थ्रो करना, मतलब किसी चीज को आगे आकर सोचना। तो प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्ट एक वर्ब है, प्रोजेक्ट जो है एक तो नाउन, नाउन होता है जो आपको स्कूल वगैरह में प्रोजेक्ट मिलता है असाइनमेंट टाइप काम करने के लिए। दूसरा इसका मीनिंग वर्ब की फॉर्म में होता है, जिसका मतलब ये होता है फोरकास्ट करना, पता लगाना, पहले से अनुमान लगा लेना किसी चीज के बारे में, फोरकास्ट, या प्रिडिक्ट कर लेना किसी चीज को कि ऐसा होने वाला है। तो ये हुआ प्रोजेक्ट का मीनिंग। तो आप समझ गए होंगे कि रूट वर्ड किस तरह से काम करते हैं एटिमोलॉजी वाला मेथड, मतलब जहां भी आप एग्जैक्ट देखें उससे आइडिया लगा लेंगे, तो इस तरह से मदद मिलती है हमें। अब देखते हैं तीसरा, ये सी ऑप्शन। जैसे इनसेन है, कहाँ लिखूं, पहले सारा ही रब कर देते हैं। अच्छा, जैसे इनसेन है ये वर्ड, तो इनसेन में जो है ना वर्ड रूट ये है जिसका मतलब होता है हेल्दी, हेल्दी, और इन मतलब होता है नॉट, तो जो नॉट हेल्दी मतलब इनसेन उसे कहते हैं जो पागल है, जो मेंटल है, जिसका दिमाग अच्छे से काम नहीं कर रहा, जिसकी इल हेल्थ है। ठीक है, तो इनसेन उसे कहा। तो आप समझ गए होंगे कि रूट वर्ड किस तरह से हमें मदद करता है। और सेन किसे कहते हैं, जो जिसका दिमाग एकदम सही है, जो बैलेंस्ड है। तो इस तरह से ये काम करते हैं एटिमोलॉजी। रिडिक्यूल, रिडिक्यूल मतलब क्या होता है, किसी का मजाक उड़ाना, मोकिंग, मोक करना, उपहास उड़ाना किसी का। रिडिक्यूल मतलब ये समथिंग लुडिकुलस। ठीक है, अब देखते हैं ये तीसरा क्वेश्चन। सिलेक्ट द एंटोनियम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो यहाँ आपको निगलिंग वर्ड का, निगलिंग वर्ड का करेक्ट एंटोनियम बताना है, यहाँ सिनोनिम नहीं बताना, ध्यान रखना। तो क्या होगा, एनोइंग होगा, डिस्कम्फिटिंग होगा, या कंफर्टेबल होगा, या रैंकलिंग होगा। तो ये जो है ना ऑप्शन ए और बी और ये डी, ये तो तीनों ही आपस में सिनोनिम्स हैं। निगलिंग मतलब जैसे वर्ड होता है ना निब्बल, निब्बल मतलब जरा जरा से कुतरना, कुतरना, उसी तरह निगलिंग मतलब होता है कोई चीज आपको जो रह रह कर परेशान करे, बार बार आपको पॉप कर रही है, बार 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 बार। तो निगलिंग मतलब ये होता है अनोइंग करना, या डिस्कम्फर्टिंग फील करना, या रैंकलिंग जैसे मच्छर काट लेता है तो बार 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 परेशान करता है। तो निगलिंग मतलब ये होता है किसी को परेशान करना, कोई बात या फिर जिससे बार बार परेशान हो रहे हैं, तो ये होता है निगलिंग का मतलब। तो इसका आंसर क्या होगा, कंफर्टेबल, क्योंकि ये एक नेगेटिव वर्ड है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, और ये भी नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव है। तो एंटोनिम उल्टा बताना है, तो ये तो सिनोनिम से आंसर होगा ऑप्शन सी, कंफर्टेबल, निगलिंग का। नेक्स्ट, रिपाइन, रिपाइन वर्ड का एंटोनिम क्या होगा। तो ब्रूड भी नहीं होगा, मोर्न भी नहीं होगा, बी ईट वंस हार्ट आउट भी नहीं होगा, आंसर होगा जॉयफुल। क्यों, क्योंकि रिपाइन जो है वो एक नेगेटिव वर्ड है, और ये तीनों भी नेगेटिव ही हैं, और ये एक पॉजिटिव है, तो आंसर होगा पॉजिटिव, क्योंकि एंटोनिम बताना है। अब रिपाइन को हम देखते हैं,
क्या है इसका मतलब? रिपाइन, री, मैंने बताया था ना कि री का मतलब बहुत सारे होते हैं, वो वर्ड पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ इसका मतलब है अगेन, मतलब बार बार। जैसे रीकैप होता है ना, दोबारा से एक बार समराइज करना किसी चीज को, उसी तरह रीपाइन, री मतलब अगेन, और पाइन मतलब ये होता है किसी चीज को चाहना कि ऐसे हो जाए, वांट समथिंग, चाहना। तो रिपाइन मतलब ये होता है किसी चीज को चाहना कि ये ऐसा क्यों हुआ, काश ऐसा हो जाता। एक ही चीज को लेकर बार बार परेशान होना, बस सोचे जाना कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो उसे कहते हैं रिपाइन। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कोई एग्जाम दिया और उसका बच्चे का 1 नंबर से रह गया सिलेक्शन, तो वह बार बार सोचे जा रहा है कि 1 नंबर और आ जाता, 1 नंबर और आ जाता, 1 नंबर और आ जाता। तो किसी चीज को लेकर बार बार कहते रहना, बार बार जाना कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, तो उसे कहते हैं रीपाइन। ठीक है। तो ब्रूड मतलब भी यही होता है, किसी चीज के बारे में बहुत डीपली सोचना बार बार कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। ब्रूड मतलब भी यही होता है। मॉर्न मतलब भी यही होता है, दुखी होना। ईट वंस हार्ट आउट मतलब भी यही होता है। ये एक इडियम है जिसका मतलब यही होता है कि रिपाइन करना, ब्रूड करना, सोचना, रिपाइन करना, एक ही बात को बार बार चाहना कि ऐसे हो जाता, ऐसे हो जाता। तो आंसर क्या होगा? जॉयफुल, पॉजिटिव, क्योंकि ये सब का मीनिंग सेम है, ये तीनों आपस में सिनोनिम है इसके, रिफाइन वर्ड के। तो आंसर बचा ऑप्शन ए, क्योंकि एंटोनिम बताना था। जॉयफुल मतलब क्या होता है? बहुत ही हैप्पी फील करना, ब्लिसफुल फील करना, जॉली फील करना, जॉली। ठीक है। अब हम देखते हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। फियर ऑफ हाइट्स, तो फियर ऑफ हाइट्स का आंसर क्या होगा? नोजियोफोबिया भी नहीं होगा, क्लोस्ट्रोफोबिया भी नहीं होगा, एग्रोफोबिया भी नहीं होगा। आंसर होगा ऑप्शन एक्रोफोबिया ए। तो फियर ऑफ हाइट्स को क्या कहते हैं? एक्रोफोबिया। अब देखते हैं हम यहाँ पे अलग से एक्रोफोबिया। तो इसमें रूट वर्ड है एक्रो, एक्रो, जिसका मतलब ही होता है हाइट, और फोबिया मतलब ही होता है डर, किसी चीज का डर, फियर। तो जिसको हाइट से डर लगता हो तो उसे कहते हैं एक्रोफोबिया। ऐसे ही आपने एक वर्ड सुना होगा एक्रोनियम, एक्रोनियम, एक्रोनियम्स। एक्रोनियम्स, जिसका मतलब ये होता है, एब्रीविएशन फॉर्म नहीं होती, एब्रीवेटेड फॉर्म, एब्रीविएशंस जो होती हैं, एब्रीविएशंस। जैसे जैसे आईसीएमआर हो गया, या फिर नेक्स्ट पेज पे बताते हैं यहाँ पे बहुत, या फिर ये सबको रब करके बहुत ज्यादा स्पेस की कमी महसूस हो रही है। तो एक्रो मतलब होता है हाइट या फिर टिप किसी चीज का, और फोबिया मतलब होता है फियर या फिर डर। ठीक है। ऐसे ही मैंने वर्ड बताया था एक्रोनियम, एक्रोनियम। तो एक्रोनियम मतलब ये होता है एब्रीविएशन फॉर्म जो होती है किसी चीज की, एब्रीविएशन, शॉर्ट फॉर्म, उन्हें एक्रोनियम्स कहते हैं, एब्रीविएशंस या फिर शॉर्ट फॉर्म्स। तो जैसे कोई वर्ड है जैसे आईसीएमआर, तो ये हुआ एक्रोनियम किसका? इसका, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो हमने यहाँ पे इनका टिप ले लिया, मतलब तो हमने यहाँ पे इनका टिप ले लिया, आईसीएमआर, तो इसलिए इसका नाम पड़ा एक्रोनियम्स। एक्रोनियम्स मतलब हमने टिप ले लिया आईसीएमआर। तो आप समझ गए होंगे रूट वर्ड किस तरह से काम करता है। ऐसे यहाँ पे एक्रो वर्ड आ गया, तो ये हाइट,
से रिलेटेड, मतलब जिसको हाइट से डर लगता हो, एक्रोफोबिया। उसी तरह एक्रोनिम्स, मतलब हमने टिप ले लिया इनका, तो ये एक्रोनिम्स होते हैं। इसका मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, एब्रीविएशन, शॉर्ट फॉर्म्स। ठीक है। अब देखते हैं एगोराफोबिया। इसमें ये जो है ना वर्ड एगोरा, ये है रूट वर्ड, जिसका मतलब होता है ओपन प्लेसेस, ओपन प्लेसेस, खुले खुले जगह जो होती हैं, खुली जगह हो। और फोबिया मतलब वही डर, फियर। तो जिसको खुली जगहों का डर हो, जिसको ओपन प्लेसेस का डर हो, उसे कहते हैं एक्रोफोबिया। जिन्हें खुली जगहों से डर लगता है, एक्रोफोबिया। तो इस तरह रूट वर्ड काम करती है। मतलब अब हमें कोई भी वर्ड ऐसा मिला जहाँ पे ये मिला, तो हम समझ जाएंगे कि ओपन प्लेसेस से रिलेटेड कुछ बात हो रही है। तो इस तरह काम करते हैं। जैसे हमने एक्रो से पता लगा लिया कि ये हाइट या टिप से रिलेटेड कोई वो है वर्ड। अब देखते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। तो इसमें रूट वर्ड है क्लस्ट्रो, जिसका मतलब ये होता है क्लोज्ड प्लेसेस जो होती हैं, क्लोज्ड प्लेसेस। और फोबिया मतलब वही डर, फियर। तो जिसको बंद जगहों का डर हो, या फिर डार्क, अंधेरे का। ठीक है। क्लस्ट्रो मतलब होता है क्लोज या फिर डार्क जगह है, तो उन्हें उसे कहते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। आप समझ गए होंगे कि रूट वर्ड किस तरह से काम करता है। अब नोजियोफोबिया, इसमें है, इसमें हमारा रूट वर्ड है नोजियो, जिसका मतलब होता है नो। और फोबिया मतलब वही फियर, डर। तो नोजियोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ नॉलेज, फियर ऑफ नॉलेज। जिसको नई नई चीजें जानने से डर लगता हो, तो फियर ऑफ नॉलेज को कहते हैं नोजियोफोबिया। तो अब जहां भी नोजियो वर्ड आ गया ना, रूट वर्ड, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे नॉलेज से रिलेटेड कुछ बात हो रही है। तो इस तरह से काम करता है ये। उसी तरह क्लस्ट्रोफोबिया बता ही दिया, फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेसेस एगोराफोबिया, फियर ऑफ ओपन प्लेसेस एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट्स। तो आंसर था हमारा ऑप्शन ए। तो बस ये आखिरी क्वेश्चन था इस सेशन का। इफ यू लाइक दिस सेशन यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल। और हाँ, इस सेशन में काफी मेहनत लगी है मुझे बनाने की। तो आपको यदि ये पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, और यदि नहीं पसंद आए तो इसे डिसलाइक कीजिए। पर अपना एक्शन जो है, मतलब जरूर दीजिए, अपनी प्रतिक्रिया। ठीक है। या तो लाइक बटन या फिर डिसलाइक बटन। ठीक है। ताकि मुझे पता चले कि कैसा था ये सेशन। टाइम टू बी डेड, यू बाय।